Everyone, myself Shweta Gupta, your MRI tutor. Welcome to you all and my channel in short. So कल की क्लास में हमने बात किया था MRI हिस्ट्री के बारे में और आज हम बात करेंगे MRI फिजिक्स के बारे में कि कैसे हमारा MRI जो मशीन है वो कैसे वर्क करता है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी इमेजिंग होता है, कैसा ये डायग्नोस्टिक है और किस तरीके से ये इमेज को हमारे ह्यूमन बॉडी के इमेज को लाता है, राइट। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं या थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं कि MRI है क्या। तो MRI मैंने बताया था, MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वो प्रोसीजर या वो मेडिकल प्रोसीजर जो मैग्नेट्स का यूज करके हमारे जो इंटरनल बॉडी है उनके इमेजेस को लाता है, राइट। MRI इज ऑल्सो नोन एज NMR या NMRI, ठीक है। NMRI इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट। उसके बाद फादर ऑफ MRI की बात की थी हम लोग ने। फादर ऑफ MRI थे रेमंड डमेडियन। और नेक्स्ट बात करें तो MRI को जो बेस्ट मशीन प्रोवाइडेड फैक्ट्री है या जो बेस्ट MRI मशीन देता है वो कुछ उनके नाम, कंपनी के नाम है सीमेन, फिलिप्स, GE और भी बहुत से हैं, लेकिन ये तीन ऐसी कंपनियां हैं जो ज्यादातर टेक्निकल उसमें आती हैं, एडवांसमेंट में आती हैं और ज्यादातर आप किसी क्लिनिकल में या हॉस्पिटल में देखेंगे तो ये सारी कंपनी के आपको मशीन ज्यादा अवेलेबल होंगे, राइट। नेक्स्ट बात करें MRI के यूनिट की, तो MRI का यूनिट जो होता है वो होता है टेस्ला। जो भी MRI मशीन अवेलेबल है या जो MRI होते हैं उनके जो हम लोग एक तरीके से कहते हैं मेजरमेंट जो करते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि MRI में सबसे पहले हम करते क्या है, ठीक है, राइट। एक कोई अगर पेशेंट आया आपके पास, सबसे पहले तो आप उसका स्लिप चेक करिए कि किस भी पार्ट का आपको डायग्नोसिस करना है। ये नहीं कि आप उस पेशेंट से मुंह जवानी पूछ रहे हैं कि हाँ बताइए क्या करना है, राइट। वो कुछ भी बोले आपको सबसे पहले स्लिप को चेक करना रहता है, ठीक है। फिर MR रूम के अंदर एंट्री करने से पहले कुछ चीजों का मेन ध्यान रखना रहता है। वो चीजें क्या है? पहली, आपके पास कोई भी मेटालिक की चीजें नहीं होनी चाहिए, लाइक ATM कार्ड्स, की, बेल्ट, वॉलेट, वॉच, ये कोई भी मेटालिक की चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपने जो भी यूनिफॉर्म या ड्रेस पहना है उसमें कोई भी मेटल्स की चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ औरतें आती हैं जो साड़ी या कुछ भी पहन के आए उसमें सितारा वगैरह लगा रहता है, राइट। तो आपको वो चीज रिमूव कराना है और उनको हॉस्पिटल का गाउन देना है कि वो वियर करे और तब हम MRI प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं, राइट। अब ये बात होगी लेडीज की। ऐसा नहीं कि जेंट्स आए तो उनको कुछ नहीं। अगर जेंट्स ऐसा आते हैं कि जैकेट पहन के आ गए हैं या उनके पेल्विक रीजन में करना है और वहां पे बेल्ट अवेलेबल है, हुक्स वगैरह अवेलेबल है, जिप है, तो वो सारी चीजों को हटा के हम कहते हैं कि आप गाउन वियर करिए या उस पोर्शन को हम या उस क्लोथ को हटा देते हैं, राइट। अब स्लिप लिया, हमने चेक किया किस पार्ट का हमें MRI करना है। ये सारी चीजें जो पहले प्रायर एग्जामिनेशन करना है वो सारी चीजें हमने कर दी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। वहां पे एक डोनट करके एक शेप का मशीन होता है। उसका जो काउच होता है, काउच इज व्हाट, जिसपे हम लोग पेशेंट को लेटाते हैं, दैट इज कॉल्ड काउच, राइट। काउच को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसपे पेशेंट जिस भी बॉडी पार्ट का करना हो हम उसको लेटाते हैं, ठीक है। लेटा के MRI में हम यूज करते हैं कॉइल्स का। ये सारी चीजें हम कंपोनेंट ऑफ MRI जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि कॉइल्स क्या होता है और किस किस तरीके का होता है, राइट। तो कॉइल्स, जिस पार्ट का भी हमें MR एग्जामिनेशन करना है उस पार्ट पे हम कॉइल लगाएंगे और उसको सेंटरिंग करके मशीन के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये एक्सटर्नली जो वर्क है वो हमारा है, हमने वो कर लिया। नाउ बात करेंगे प्रिंसिपल का। जो MRI है वो मेनली जो है वो दो चीजों पे काम करता है। पहला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, नोट्स की बात अलग है, आपको नोट्स कहीं पे भी गूगल पे मिल जाएगा, बहुत से ऐसे साइट है जो आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे। बात यहाँ है समझने की, हम किस तरीके से चीजों को हैंडल करके समझते हैं और अपने माइंड में रखते हैं।
हैं, ठीक है। ये सारे बेसिक नॉलेज जो भी पढ़ेगा आपको, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो वो चीजें माइंड में रहनी चाहिए और मुंह जबानी याद रहनी चाहिए कि हाँ हमारा एमआरआई ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो एमआरआई दो चीजों पे वर्क करता है मेनली, पहला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा आरएफ सिग्नल्स, राइट। दो चीजें हैं एमआरआई में जो यूज होते हैं और उन्हीं पे हमारा एमआरआई हमारी बॉडी का इमेज निकाल के हमें देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर 70 to 80% जो है वो वाटर है, राइट। वाटर H2O सबको पता है, वाटर H2O। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये बनता है H प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यही H प्लस हमारे पूरे एमआरआई में काम आता है। H प्लस इज व्हाट? इट्स अ प्रोटॉन, इट्स अ प्रोटॉन। अब यही प्रोटॉन पूरे हमारे एमआरआई में काम आता है। अब प्रोटॉन चूज करने का भी एक मकसद था, मतलब हर एक्सरे के लिए करते हैं, आरटी के लिए करते हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, एक्सरे के बेसिस पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। एक एमआरआई ऐसा डायग्नोस्टिक था जिसमें कोई भी रेडिएशन टाइप कुछ भी हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, इसको यूज कर रहे थे और किस चीज पे चला रहे थे? तो मैग्नेट और प्रोटॉन के बेसिस पे। प्रोटॉन सिलेक्ट करने का मतलब या H प्लस सिलेक्ट करने का मतलब यही था कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर की बनी हुई थी, इसलिए हमें H प्लस प्रोटॉन्स का मिलना बहुत इजी था, राइट। इसलिए हम लोग H प्लस प्रोटॉन्स का यूज किए, ठीक है। अब बॉडी के अंदर H प्लस आयन पूरे घूम रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी बॉडी पार्ट का हमें एमआरआई करना है, हमने उस जगह पे कॉइल लगाया, ठीक है, मशीन के अंदर कॉइल लगाया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम्स है जो किस तरीके से एक स्टेप वाइज जो एमआरआई की मशीन के अंदर होता है किस तरीके से इमेज निकलता है, ठीक है। समझाने का एक यही इजी तरीका है, क्या? ह्यूमन बॉडी को आपने मशीन के अंदर डाला, ठीक है, उस बॉडी पार्ट पे कॉइल लगाया जहां पे आपको एमआरआई इमेज चाहिए, ठीक। अब वहां पे क्या होता है, H प्लस प्रोटॉन्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कुछ मोशन अपने साथ रखे हैं, ठीक है। हमारे अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो अपने में ही कुछ ना कुछ मोशंस रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी एक ही जगह पे रुके हुए हैं, कांस्टेंट है, वो घूमते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ मोशन रखे हुए हैं। वो आपको एक ही डायरेक्शन में रखे हो चाहे अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके का, ये अलग अलग डायरेक्शन में घूमते रहते हैं अलग अलग प्रोटॉन्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे प्रोटॉन्स के ऊपर, तो वो क्या होगा, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो खुद को पैरेलल टू मैग्नेटाइजेशन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हो उसके पैरेलली अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देंगे। अलाइन करने का मतलब समझे, जैसे ये प्रोटॉन्स हैं अलग अलग, ये मैंने एक प्रोटॉन्स को दिखाया है लेकिन इतने ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं, राइट। ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, सब अलग अलग अपने में मस्त है, अपने में घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड को उसको दोगे, जैसे तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डिनोटेड बाय V0, ये क्या करेगा, जैसे कि ये दिया तुमने और इसको पैरेलली डायरेक्शन में तुमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, राइट। अब ये जितने भी इधर उधर प्रोटॉन्स घूम रहे हैं वो खुद को क्या करेंगे कि अपने को मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी हो उसके साइड में अलाइन करने लगेंगे, कुछ इस तरीके का V0, राइट। ये भी इधर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारे जो H प्लस प्रोटॉन्स हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अलाइन कर लिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम एक्सटर्नल RF पल्स को लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया, जो भी प्रोटॉन्स इधर उधर घूम रहे थे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ चुके हैं, ठीक। सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं, हम RF पल्स जनरेट करते हैं। जब भी तुम RF पल्स दोगे तो ये क्या होगा, जो भी प्रोटॉन्स है वो अलाइन करेंगे और वो एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट का मतलब अभी तक ये जो थे वो अपने आप को अलाइन किए थे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अब वो क्या हो गया, जैसे हम लोग RF पल्स को दिए
एक्साइटमेंट स्टेट में आ जाएंगे, मतलब वो एक्साइटेशन लेवल पे चले जाएंगे। राइट, जैसे ही RF पल्स दिए, जो भी पूरे इलेक्ट्रॉन्स या करेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो RF दिया तुमने, सारे जो भी प्रोटॉन्स थे वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होता है, वही जो अलाइन प्रोटॉन है वो एक्साइटेड होके आ जाते हैं ट्रांसवर्स प्लेन में, अपने आप को लाने लगते हैं वो उसमें ट्रांसवर्स प्लेन। ये सारी चीजें आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को मशीन को देते हैं वैसे ये सारी चीजें होने लगती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप बस कॉइल लगा के आराम से लेटे हुए। हाँ, 2 चीजें होती हैं, एक बहुत ज्यादा थंपरिंग और बहुत ज्यादा साउंड आता है। थंपरिंग मतलब वाइब्रेशन टाइप फील होता है और बहुत ज्यादा साउंड होता है। उसका भी इलाज है। इलाज क्या, अगर थंपरिंग या साउंड ज्यादा होते हैं तो आपको हेडफोन्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप नॉर्मली और आराम से सॉन्ग सुन के लेटे रह सकते हैं। और वाइब्रेशन जो है, ये नहीं कि नॉन स्टॉप वाइब्रेशन हो रहा है, उसका भी एक अलग सीक्वेंस है, अलग मैटर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट, अब ये क्या हुआ, जो भी प्रोटॉन्स है वो चले गए कहाँ, ट्रांसवर्स प्लेन में, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन में चले गए। अब स्टेप 4 में क्या होता है, जब हम ये जो RF पल्स दे रहे थे उसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में तुमने RF पल्स को दिया है, वहां से वो एक्साइट हो गए हैं, एक्साइट होके वो ट्रांसवर्स प्लेन में जा चुके हैं। अब क्या किया हमने, इस RF पल्स को हटा दिया, मतलब ऑफ कर दिया। अब क्या होगा, ये वापस से चले जाएंगे अपने ग्राउंड स्टेट में। राइट, मतलब लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, और इसी प्लेन को कहते हैं या इसी टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कोई प्रोटॉन पहले तो एक्साइट हुआ, ठीक है, वो अलग प्लेन में गया, जब मैंने उसका एक्साइटेड लेवल जो एनर्जी है उसको हटा दिया तो वो वापस से अपने लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में आ गया, और वहां पे जाके जो भी प्रोटॉन्स होते हैं वो आ जाते हैं इक्विलिब्रियम के फेज में, और उसी को कहते हैं हम लोग क्या, रिलैक्सेशन टाइम। राइट, तो वो सारे प्रोसेस होते हैं कि किस तरीके से प्रोटॉन एक्साइटेड लेवल पे गया, अपने प्लेन को चेंज किया, और एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। राइट, अब इसी में रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो 2 तरीके के रिलैक्सेशन टाइम होते हैं, ठीक है। एक होता है T1 और दूसरा होता है T2। T1 रिलैक्सेशन टाइम और T2 रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, T1 और T2 क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है T1 और T2 में। T1 वो टाइम है जब हमने नॉर्मल जो हमारा प्रोटॉन है वो घूम रहा है, उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, वो एक्साइट हो गया, ठीक है। एक्साइट होके जैसे हम लोग RF पल्स को हटाते हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है, उस वाले टाइम को कहते हैं हम T1 टाइम। राइट, सेकेंड T2 टाइम क्या है, जैसे तुमने RF पल्स को हटाया वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। अब क्या करता है प्रोटॉन, खुद के सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। हमने एक्सटर्नली जो भी सारी चीजें दी थी वो सारी चीजें उसमें से हटा दी है। अब क्या कर रहा है प्रोटॉन, खुद के RF सिग्नल्स को ऑन RF सिग्नल को प्रोड्यूस करता है प्रोटॉन। इसी के थ्रू हमारा जो होता है इमेज वो निकलता है, ह्यूमन बॉडी का इमेज निकलता है, ठीक है। इस वाले टाइम को कहते हैं T2 टाइम। T2 टाइम इज दैट टाइम जब प्रोटॉन्स खुद के RF सिग्नल्स को रिलीज करे, उस टाइम को कह रहे हैं हम T2 टाइम। और T1 टाइम वो रिलैक्सेशन टाइम है जब प्रोटॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है। राइट, ये होता है T1 और T2। इसी समय निकलता है हमारा इमेज, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज में गया, हमने जो एक्सटर्नल RF सिग्नल दिए थे उसको हटा दिए, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया। अब प्रोटॉन खुद एक्साइट होके जो भी RF पल्स को एमिट किया है वो ऑन सिग्नल को जनरेट करता है, और उसी के थ्रू हमारे स्क्रीन पे आ जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी का इमेज। अब वो जिस भी पार्ट पे आप कॉइल लगाए रहेंगे उसी पार्ट का आएगा इमेज, बाकी अदर पार्ट का नहीं आता है। लाइक ब्रेन कॉइल
या ब्रेन एमआरआई करते हैं, आप ब्रेन कॉइल लगाते हैं, तो लास्ट में इमेज जो आएगा वो सिर्फ आएगा ब्रेन का, राइट, और किसी भी अनदर पार्ट का नहीं आएगा। ये होता है हमारा कि किस तरीके से इमेज आया, ठीक है। हमारा पूरा एक एमआरआई का इमेज आता है, राइट। इसमें एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें है लार्मर फ्रीक्वेंसी या लार्मर प्रिसिशन, ठीक है। ये दो चीजें क्या है, ये बीच में ही आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन इज रिलेटेड टू मोशन। प्रिसिशन इज रिलेटेड टू मोशन। जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, जो भी एटम्स है, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में और किसी ना किसी तरीके से वो मूव कर रहा है हमारे, ठीक है। जो भी प्रोटॉन्स होते हैं वो एक गायरोस्कोपिक तरीके से मोशन करते रहते हैं, ठीक है। गायरोस्कोपिक होने का मतलब ये कि मान लीजिए ये प्रोटॉन्स है और ये इसका बेस है, वो कुछ इस तरीके से मूव होता रहता है अपने पास में, उसी को कहते हैं हम लोग गायरोस्कोपिक मोशन या प्रेसिशन, ठीक है। कुछ इस तरीके का प्रोटॉन्स ये है तो कुछ ऐसा वो मोशन करता रहेगा, राइट। अब क्या होता है, लार्मर प्रिसिशन क्या होता है या लार्मर मोशन क्या होता है? वही मोशन जो भी प्रोटॉन्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स है वो किसी न किसी तरीके से मोशन में है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लार्मर मोशन। जैसे कि जब भी तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, वो एक ही पैरेलल डायरेक्शन में जाके अलाइन होके मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि लार्मर प्रिसिशन है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द एमआरआई हमें क्या चाहिए होता है? लार्मर फ्रीक्वेंसी। हमारा जो लार्मर प्रिसिशन है, अगर वो लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मूव नहीं करेगा या इतनी स्पीड से मूव नहीं करेगा तो हमारा एमआरआई का इमेज नहीं आएगा। अब लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा प्रोटॉन्स मूव करता है, दैट इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी, इज ऑलवेज इक्वल टू W is equal to gyrometric constant B naught, राइट। कहीं आपको W नॉट लिखा रहेगा, कहीं नॉर्मल W भी लिखा रहेगा, ठीक है। ये है हमारा लार्मर फ्रीक्वेंसी। किसी भी एक प्रोटॉन्स को इस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना ही है, तभी वो हमारा एमआरआई इमेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी चीजें इसको स्टैंड करती हैं? हियर जो W नॉट वो है उसको कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, राइट। गायरोमेट्रिक ये जो है इसको कहते हैं गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट, राइट। अब वी नॉट आपको पता है, वी नॉट इज व्हाट? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं वो प्लस गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट के बराबर। किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमारा गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट होता है 42.6 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। हाइड्रोजन एटम का ये है, बस हाइड्रोजन एटम्स का मतलब, और भी जो प्रोटॉन्स हैं उनके अलग अलग होंगे, लेकिन हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है उसका इतना होता है, ठीक है। तो इतना होना चाहिए, प्लस जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हो उसके इक्वल टू में हमारा हमेशा लार्मर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। इसी के साथ अगर प्रोटॉन मूव करता है तो हमारा एक पूरा एमआर का इमेज निकलता है, राइट। तो ये पूरा था हमारा बेसिक पूरा प्रिंसिपल कि किस तरीके से एमआरआई किन किन चीजों को लेके काम करता है और किस तरीके से इमेज को निकालता है, right? I hope you all understand and thank you so much for this session. Please like, subscribe and share. Thank you.